प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं। आपका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। अभी आपको अपनी बोर्ड की परीक्षा के लिए पुनरावृत्ति कार्य करना है, अभ्यास कार्य करना है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की कार्य पत्रिकाओं पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं आजकल जो हमारी हिंदी की कार्य पत्रिकाएं आ रही हैं वो पुनरावृत्ति कार्य से संबंधित आ रही हैं। तो यहाँ पर कुछ आपकी हिंदी की कार्य पत्रिकाएं हैं, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, उन्हीं को हम हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए कार्यपत्रक 77 को हल करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी कार्यपत्रिका यानी कार्यपत्रक रस से संबंधित है। वर्कशीट को ही हम कार्यपत्रिका भी कह सकते हैं, कार्यपत्रक भी कह सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी जानकारी लिख लेंगे। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक का या अध्यापिका का नाम लिखना है। इस कार्यपत्रक में हम व्यवहारिक व्याकरण का अभ्यास करेंगे। आप अभी तक कई व्यवहारिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए अब हम रस और वाच्य का कुछ अभ्यास करें। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देश अनुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। प्यारे बच्चों, जो आपका पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है और साथ में परीक्षा का प्रारूप परिवर्तित हुआ है, उसी के अनुसार आपको प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न के 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। चारों में से सबसे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। सबसे पहला प्रश्न है, खालिस्तान को रसराज कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया है। आप सभी जानते हैं रसराज यानी कि रसों का राजा हम किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। अगर आप पहले से ही उत्तर जानते हैं तो बिना विकल्प पढ़े भी आप अपना उत्तर चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको चारों विकल्प ध्यान से पढ़ने चाहिए। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, तो सही विकल्प क्या है? क भाग। आइए दूसरा भाग देखते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? प्यारे बच्चों, रस का जो प्रकरण है उसके अंतर्गत आपको सभी रसों के नाम और उनके स्थायी भाव अच्छे से याद होने चाहिए। कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके रस के नाम और स्थायी भाव से बन जाते हैं। शांत रस का स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए, क्या है? निर्वेद। तो कौन सा सही विकल्प है? ग भाग। अगला प्रश्न है, बाल्य स्नेह वर्णन में रस होता है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इसकी भाषा को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है। बाल्य स्नेह यानी कि बच्चों से जो हम स्नेह दिखाते हैं, माता पिता का या किसी बड़े व्यक्ति का अपने बच्चों के प्रति या किसी भी छोटे बच्चे के प्रति जो स्नेह भाव होता है, उसमें कौन सा रस होता है? तो आप सभी अच्छे से जानते हैं इस रस को हम क्या कहते हैं? वात्सल्य। तो कौन सा विकल्प सही है? ख भाग। अगला हमारा भाग है, बाल दशा मुख निरखी जसोदा पुनी पुनी बंद पुलावती, अंचरा तर के ढकी सुर के प्रभु को दूध पियावती। रस की पहचान कर लिखिए। आपके पास कुछ पंक्तियां दी जाती हैं, उन पंक्तियों में से रस का चुनाव करना होता है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं, ध्यान से आप पढ़िए। यहाँ पर मैया यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो स्नेह भाव है वो दिखाया गया है। और अभी अभी हमने देखा बाल्य स्नेह को दर्शाने के लिए कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? घ भाग। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा हमारा प्रश्न किससे संबंधित है? वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। और वाच्य परिवर्तन में से भी आपके सीधे सीधे 5 सवाल पूछे जाएंगे। 5 में से किन्हीं 4 को आपने हल करना है। आइए पहला भाग देखते हैं। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, वाच्य की पहचान कर लिखिए। वाक्य को आपने ध्यान से पढ़ना है और आपने बताना है किस प्रकार का वाच्य इसके अंदर है। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, तो ये हमारा वाक्य कैसा है? कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य और भाववाच्य की पहचान करने के लिए कर्ता के साथ से और के द्वारा लगाते हैं और साथ में हमारी क्रिया में यथासंभव परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ये हमारा कर्तृवाच्य है, तो क विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा भाग है, सोहन से चला नहीं जाता, वाच्य की पहचान कर लिखिए। सोहन यहाँ पर कर्ता है और सोहन के साथ से लगा है, तो यानी कि ये कर्तृवाच्य तो हो नहीं सकता। या तो ये हमारा कर्मवाच्य होगा या फिर हमारा भाववाच्य होगा। अब हमें कर्मवाच्य और भाववाच्य में पहचान करनी है कि क्या ये कर्मवाच्य है, यानी कि कर्मवाच्य के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। सोहन से चला नहीं जाता, चलना क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है और पूरे वाक्य में कोई कर्म भी नहीं है। इसी कारण से सोहन से चला नहीं जाता ये हमारा किस प्रकार का वाच्य होगा? भाववाच्य। और प्यारे बच्चों, आपने देखा विकल्प में हमारे पास एक विकल्प में दिया गया है करणवाच्य। तो करणवाच्य तो होता ही नहीं है, क्योंकि वाच्य के 3 ही भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये हमारा किस प्रकार का वाच्य है? भाववाच्य। तीसरा भाग है, आज हमें गणित पढ़ाया गया, वाच्य की पहचान कर लिखिए। आज हमें गणित पढ़ाया गया, तो कर्ता के साथ कहीं पर आपको से और के द्वारा नजर आता है तो आप कह सकते हैं कर्मवाच्य या भाववाच्य हो सकता है। आज हमें गणित पढ़ाया गया।
अब इस प्रकार के वाक्य में हमें कर्ता के बारे में गलतफहमी हो जाती है। आज हमें, तो हमें यहाँ पर कर्ता नहीं है। आज हमें गणित पढ़ाया गया। कर्ता होता है क्रिया को करने वाला, लेकिन पढ़ाया गया काम हमें के द्वारा तो नहीं हो रहा। हमें तो यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहा है। किसको पढ़ाया गया? हमें पढ़ाया गया। तो यहाँ पर हमारा कर्ता मौजूद नहीं है। आप इसको कुछ इस प्रकार से अपने दिमाग में सोच सकते हैं। अध्यापक से या अध्यापक के द्वारा आज हमें गणित पढ़ाया गया। तो कर्ता यहाँ पर क्या होगा? जो अध्यापक होगा, जो पढ़ाने का काम कर रहा है। तो कर्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वाक्य में क्रिया का जो परिवर्तन है उसको ध्यान से देखिए। पढ़ाया गया, तो ये कैसा वाक्य है? हमारा कर्मवाच्य। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के वाक्य आपके पास जरूर आ सकते हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ध्यान से पढ़िए इसको। आज हमें गणित पढ़ाया गया, तो ये हमारा कौन सा है? कर्मवाच्य। ख भाग बिल्कुल सही है। चौथा भाग है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। वाच्य की पहचान कर लीजिए। ये हमारा वाक्य कर्तृवाच्य है। यहाँ पर किसी प्रकार के कर्मवाच्य या भाववाच्य की बात नहीं की गई है। बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, ये हमारा क्या होगा? कर्तृवाच्य। इस प्रकार से आप इस पूरी कार्यपत्रिका को हल कर सकते हैं और जो भी हमारे वाक्य दिए जाते हैं उनको परीक्षा में भी ध्यान से पढ़ना है, ताकि छोटी मोटी गलतियां जो होती है उनसे हम बच सकें। आइए कार्यपत्रक 80 का हल करते हैं, जो कि हमारी रचना के आधार पर वाक्य भेद से लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहला प्रश्न है, दिनेश ने खाना खाया और चला गया, सरल वाक्य में बदलिए। अगर आप पहले से ही वाक्य को देखते हैं तो ये हमारा किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है और की सहायता से। दिनेश ने खाना खाया और चला गया, इसको आपने एक सरल वाक्य में परिवर्तित करना है और साथ में 4 विकल्प भी आपको दिए गए हैं। आइए विकल्प देखते हुए चलते हैं। जो ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, तो ये तो हमारा सरल वाक्य नहीं है। दिनेश खाना खाकर चला गया, ये हमें सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम बाकी के विकल्प जरूर पढ़ेंगे। दिनेश खाकर चला गया, तो यहाँ पर तो खाना दिया ही नहीं गया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। जैसे ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया, तो ये भी हमारा सरल वाक्य नहीं है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? दिनेश खाना खाकर चला गया। ख भाग आपका सही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसके आते ही तुम छिप जाना, मिश्र वाक्य में बदलिए। उसके आते ही तुम छिप जाना, ये हमारा सरल वाक्य है और आपने इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। 2 उपवाक्य बनाने हैं और दोनों को आपने व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से जोड़ना है। यदि वह आए तुम छिप जाना, उसके आने पर तुम छिप जाना, वह आए और तुम छिप जाना, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? घ भाग। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य। उसके आने पर तुम छिप जाना, ये हमारा सरल वाक्य हो जाता है। वह आए और तुम छिप जाना, ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, संयुक्त वाक्य में बदलिए। जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, ये हमारा मिश्र वाक्य है। आपने संयुक्त वाक्य बनाना है, यानी 2 उपवाक्यों को आपने समानाधिकरण समुच्चय बोधक की सहायता से जोड़ना है। जो ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया, तो ये तो हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है। उसने मुझे देखा और खिसक गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। उसने मुझे देखा एक उपवाक्य है, खिसक गया दूसरा उपवाक्य है और की सहायता से जोड़ दिया गया है। तो सही विकल्प कौन सा है? ख भाग। लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प आप जरूर पढ़ें। मुझे देखते ही वह खिसक गया, तो ये तो हमारा सरल वाक्य है। इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा विकल्प गलत है। सबसे सही संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? उसने मुझे देखा और खिसक गया। चौथा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए। यानी कि 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, आपने संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। यदि आप नहीं मानते तो मत मानिए, ये हमारा मिश्र वाक्य है। सवेरा होते ही पक्षी चहचहाने लगे, ये हमारा सरल वाक्य है। मैं दुकान जाऊंगा और फल लाऊंगा, ये हमारा क्या है? संयुक्त वाक्य। इनमें से कोई नहीं, ये हमारा गलत विकल्प है। तो सबसे सही संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? ग भाग। 5वां प्रश्न है, रुपेश बाजार गया वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। रुपेश बाजार गया, ये एक वाक्य दिया गया है। वहां से सेब लाया, ये हमारा दूसरा वाक्य है। और संयुक्त वाक्य के लिए हम क्या करेंगे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से जोड़ देंगे। रुपेश बाजार गया और वहां से सेब लाया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है। लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प आप जरूर पढ़ लीजिए। रुपेश सेब लाया जब वह बाजार गया, तो ये तो हमारा नहीं है संयुक्त वाक्य। रुपेश बाजार जाकर सेब लाया, ये हमारा सरल वाक्य है। जब रुपेश बाजार गया तो वहां से सेब लाया, ये हमारा मिश्र वाक्य है। तो सबसे सही विकल्प संयुक्त वाक्य का कौन सा होगा? क भाग, यानी रुपेश बाजार गया और वहां से सेब लाया।
प्यारे विद्यार्थियों, आइए कार्यपत्रक 81 का हल भी देख लेते हैं। ये हमारा पठित पद्यांश है जो कि आप देख पा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। और प्यारे बच्चों, इसमें से भी आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कभी कभी हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं पाठ को, तो कुछ प्रश्न हमारे हम हल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको हर एक पंक्ति का, हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अच्छे से पाठ की व्याख्या आपको समझ में आनी चाहिए। आशा करती हूँ ये वाला जो पद्यांश दिया गया है वो आप अच्छे से जानते हैं, इसकी व्याख्या भी आप अच्छे से जानते हैं। आइए एक बार जल्दी से इसका अभ्यास कर लेते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुवाणी। बिहसी लखन यानी हंसते हुए लक्ष्मण, मृदुवाणी यानी मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभट मानी। महाभट क्या होता है? महान योद्धा। कि हे मुनीषु, हे ऋषिवर, आप अपने आप को महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार, बार बार मुझे अपना कुठारू यानी कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पहाड़ू यानी पहाड़ को, और ऐसा लगता है जैसे फूंक मारने मात्र से आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाही। कुंबड़ बतिया, कुंबड़ एक तरह का फल होता है जो कि सीताफल होता है, काशी फल होता है, जो बहुत ही नर्म होता है, कोमल होता है और जिसको कमजोर माना जाता है। यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाही। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ पर कुंबड़ फल के समान कोई भी कोमल या कमजोर नहीं है। जी तर्जनी देखी मर जाही। तर्जनी यानी जो हमारी अंगूठे के पास की उंगली होती है उसको हम तर्जनी कहते हैं, जो उंगली मात्र दिखा देने से मर जाए। देखी कुठारू सरासर बाना। कुठारू यानी कुल्हाड़ा, सरासर यानी धनुष, बाना यानी बाण। अब लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपका कुल्हाड़ा, धनुष, बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है वो अभिमान सहित कहा है, गर्व कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। और आपने जनेऊ धारण किया हुआ है, इसको देखकर ही मैंने समझ लिया था कि आप भृगुसुत हैं, यानी कि आप परशुराम मुनि हैं। जो कछु कहू सहो रिस रोक। और लक्ष्मण परशुराम मुनि से कहते हैं इसीलिए जो कुछ भी आपने मेरे लिए कहा है मैंने अपने क्रोध को रोककर वो सहन कर लिया है, क्योंकि मैं समझ गया था कि आप परशुराम मुनि हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय। इन सभी के ऊपर हमरे कुल, हमारे कुल में, हमारे वंश में, पर न सुराई। सुराई यानी वीरता दिखाना, इनके ऊपर हम वीरता नहीं दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से मैंने इसकी व्याख्या कर दी है। आशा करती हूँ आपने पहले से भी पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। काव्यांश को अच्छे से पढ़ने के बाद इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं वो अच्छे से हम कर पाएंगे। यहाँ पर आप शब्दार्थ भी देख सकते हैं। बिहसी यानी हंसकर, पुनि पुनि यानी बार बार, चहत यानी चाहते हैं, कुंबड़ बतिया यानी कि नवफलित पेठा या काशीफल भी आप कह सकते हैं, सुराई यानी कि वीरता। सबसे पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने किस प्रकार कहा? हंसते हुए मीठी वाणी में, हंसते हुए कठोर वाणी में, क्रोधित होकर मीठी वाणी में, क्रोधित होकर गुस्से में। प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छे से इसकी हिंदी नहीं करते हैं, इसकी व्याख्या नहीं करते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो पहले ही पंक्ति में लिखा गया है बिहसी यानी हंसकर, लखन यानी लक्ष्मण, बोले यानी बोलते हैं, मृदु यानी मीठी, वाणी यानी वाणी में। तो कैसी वाणी में बोलते हैं? मीठी वाणी में और साथ में हंसते हुए। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा प्रश्न है, मुनीसु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? काव्यांश में आपने देखा मुनीषु यानी किस मुनि की बात की जा रही है? परशुराम मुनि की। तो यहाँ पर जानबूझकर आपको 4 विकल्प दिए गए। विश्वामित्र नहीं, गलत है। वशिष्ठ मुनि गलत है। परशुराम ऋषि के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि बातचीत किससे की जा रही है? परशुराम मुनि से की जा रही है। भृगु ऋषि के लिए ये भी गलत है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? परशुराम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन किसको बार बार कुठार दिखा रहा है? तो आप अच्छे से जानते हैं कौन किसको बार बार कुठार दिखा रहा है। परशुराम मुनि किसको कुठार दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को। परशुराम श्री राम को गलत है। परशुराम लक्ष्मण को बिल्कुल सही है। लक्ष्मण परशुराम को नहीं, जल्दबाजी करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। श्री राम परशुराम को नहीं। बार बार कुठार कौन दिखा रहा है? परशुराम मुनि दिखा रहे हैं। और किसको दिखा रहे हैं? लक्ष्मण को। तो सबसे सही उत्तर कौन सा है? सेकंड, यानी कि दूसरा भाग। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, कुंबड़ बतिया का जिक्र किस संदर्भ में किया गया है? आपने देखा है पूरे पद्यांश को। आइए विकल्प देख लेते हैं। अंगूठा दिखाते ही सड़ने के संदर्भ में, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पेठा बनाने के संदर्भ में, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सब्जी बनाने के संदर्भ में, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। अंगूठा दिखाते ही गायब होने के संदर्भ में, ये सही है, क्योंकि लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाई। जो तर्जनी यानी कि अंगूठा दिखाते ही, अंगूठे के पास वाली उंगली दिखाते ही क्या हो जाए? मर जाए, यानी कि गायब हो जाए। तो सबसे सही आपका विकल्प कौन सा है? चौथा भाग। अगला हमारा प्रश्न है, सुत शब्द का अर्थ है।
तो आप सभी जानते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सुत का अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। तो आपको बिना विकल्प पढ़े ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा सही विकल्प है। दूसरा भाग, सुत यानी पुत्र, पिता, भाई, मित्र नहीं होगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको पद्यांश दे दिया जाएगा, कविता की पंक्तियां दे दी जाएगी और वहां से कोई भी सवाल आपको दिया जाएगा। आपको सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी हमें सवाल का उत्तर पता होता है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। साथ ही यहाँ पर आप कार्यपत्रक 79 के उत्तरों को देख सकते हैं, आप यहाँ पर मिलान कर सकते हैं। आइए कार्यपत्रक 82 का हल देख लेते हैं। और यहाँ पर आपके पास आपका जो पाठ है नेताजी का चश्मा, वहाँ से आपको गद्यांश दिया गया है और उसमें से आपके पास बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं इसी प्रकार के प्रश्न आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। और पाठ जो पहले से आपने पढ़ा हुआ है उसकी कहानी आप अच्छे से जानते हैं, तो इन प्रश्नों को हल करना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन फिर भी चारों विकल्प को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए अपने गद्यांश को जल्दी से पढ़ लेते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आइए प्रश्न देख लेते हैं। सुभाष की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठापित होगी? कस्बे की दुकान में, पान वाले की दुकान में, कस्बे की हृदय स्थली में, नगर पालिका के दफ्तर में। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप यहीं पर इन पंक्तियों में इसका उत्तर खोज सकते हैं। सही विकल्प कौन सा है? कस्बे की हृदय स्थली में। हृदय स्थली क्या होती है? बीचों बीच जगह आप कह सकते हैं। जिस प्रकार हमारे पूरे शरीर में हृदय का स्थान होता है मध्य में, उसी प्रकार से अगर किसी चौराहे की बात करें तो चौराहे को हम हृदय स्थली कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेताजी की मूर्ति को प्रतिस्थापित करने की बात की गई है तो वो कहाँ पर की जानी है? कस्बे की हृदय स्थली में। दूसरा हमारा प्रश्न है, लेखक दुखी क्यों हो गए? सुभाष की प्रतिमा न देखकर, राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण, मास्टर द्वारा चश्मा न बनाए जाने की भूल के कारण, उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्नों में आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला आपका विकल्प है सुभाष की प्रतिमा न देखकर, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि सुभाष की प्रतिमा तो वहीं पर है, चौराहे पर है। दूसरा हमारा विकल्प है राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण, ये बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी अपने देश की खातिर सब कुछ होम कर देने वाले, प्राणों का न्यौछावर कर देने वालों का सम्मान नहीं करती है बल्कि उनके ऊपर हंसती है। तो इस तरीके से लेखक दुखी क्यों हो गए? राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण। मास्टर द्वारा चश्मा न बनाए जाने की भूल के कारण, तो ये तो सही नहीं है। उपरोक्त सभी, और ये भी हमारा विकल्प सही नहीं है। तो उपरोक्त सभी कब आता है? जब तीनों विकल्प बिल्कुल सही होते हैं। अब तीनों में से एक विकल्प तो हमारा बिल्कुल ही गलत है, सुभाष की प्रतिमा को न देखकर। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जब आते हैं तो थोड़ा सा रुकना है, ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद सही विकल्प का चुनाव करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने दिन बाद उस कस्बे से लेखक गुजरे? कितने दिन बाद? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है जिसका उत्तर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। पंक्तियों में भी दिया गया है 15 दिन बाद। 10 दिन बाद तो तुक्का नहीं मारना है, 15 दिन साफ साफ लिखा गया है, तो सही विकल्प कौन सा है? दूसरा। अगला प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों सोचता है कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा? क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, क्योंकि कैप्टन मर गया, उपरोक्त दोनों ही बातें, इनमें से कोई नहीं। तो पहला और दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है और दोनों को एक साथ लाने के लिए तीसरे विकल्प की तरफ हम जाएंगे, उपरोक्त दोनों ही बातें। क्योंकि मास्टर बनाना भूल गए थे और दूसरा कैप्टन चश्मे वाला भी मर गया था क्योंकि वो क्या करता था? अपने चश्मे को सुभाष की मूर्ति पर लगा देता था। अगर आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको सही लगे क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था और आप इसी पर निशान लगा दें, लेकिन आपने दूसरा विकल्प भी पढ़ना है क्योंकि कैप्टन मर गया था और दोनों ही बातें सही है। तो किस विकल्प के साथ जाएंगे? तीसरे के साथ, उपरोक्त दोनों ही बातें। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक
प्यारे बच्चों, सभी पाठों के नाम और उनके लेखक, सभी कविताओं के नाम और उनके कवि आपको अच्छे से याद होने चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक, अब इसमें यहाँ पर कोई भी लेखक का नाम नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पाठ पहले ही पढ़ा है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसके लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश जी हैं। तुक्का नहीं मारना है, आपको याद होना चाहिए स्वयं प्रकाश, यानी कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं विकल्प वाले प्रश्नों में हमें खुशी तो होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चूक की वजह से हमारी गलती हो सकती है। और इसी प्रकार की गलतियों से बचने के लिए आपको बार बार पुनरावृत्ति कार्य करना है, अभ्यास करना है, ताकि बोर्ड की परीक्षा में इस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना ना पड़े। साथ ही यहाँ पर आप अपनी पिछली कार्यपत्रिका जो कि 78 नंबर की है, उसके आप हल देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने उत्तरों के मिलान कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने कोशिश की है कुछ कार्यपत्रिकाओं का हल करने की। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं कुछ और नई कार्यपत्रिकाओं के हल के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास कार्य में जुट जाइए क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं पास में ही हैं और आपको अच्छे अंकों से पास होना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।